फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम जो है वो 9th क्लास की बायोलॉजी पढ़ रहे थे। इसका चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ था। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि जो बायोलॉजी है इसका मुख्तलिफ साइंसेस के साथ क्या ताल्लुक़ होता है। आज का हमारा टॉपिक भी सेम उसी रिलेटेड है कि साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। कोलैबोरेटिव का मतलब होता है कि मजमूआ होना, किसी चीज़ के साथ मिल के कोलैबोरेट करके पार्टनरशिप करके काम करना, इसको बोला जाता है कोलैबोरेशन। अब हमने देखा था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं या इंसान जो हैं अकेले नहीं रह सकते। इनका दूसरी चीज़ों पे डिपेंड होना पड़ता है, अपने माहौल पे डिपेंड करना पड़ता है, नॉन लिविंग थिंग्स पे डिपेंड करना पड़ता है। इवन दैट के प्लांट्स के साथ जो है वो इंटर रिलेशनशिप इनका होता है, उसके अलावा दूसरे एनिमल्स के साथ होता है। तो साइंस भी एक ऐसी ही फील्ड है। साइंस बेसिकली है स्टडी लिविंग थिंग्स की, तो उन्हीं की तरह साइंस भी जो है ये एक बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्स को हम स्टडी करते हैं, मुख्तलिफ तरीके की चीज़ों को मुख्तलिफ एस्पेक्ट से जो है हम देखते हैं। तो इस वजह से ये ऐसा मुमकिन नहीं है कि साइंस एक जो है वो इंडिपेंडेंटली काम कर ले। तो साइंस जो है वो दूसरी साइंसेस पे डिपेंड करती है। या हम कहेंगे साइंस की हमने आगे डिवीजन की थी कि हमने कहा था बायो है, केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है। तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक शख्स जो बायो पढ़ रहा है वो सिर्फ उसका रिलेशनशिप बायो में ही होगा, या उसने जो रिसर्च करनी है वो जस्ट बायो मतलब अपने सब्जेक्ट रिलेटेड। जैसे आप जो है वो इसकी एग्जाम्पल हम इस तरह समझ लेते हैं कि हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर जो हैं उनकी अलग-अलग हॉस्पिटल में कैटेगरीज बनी होती हैं कि ये न्यूरोलॉजिस्ट है, ये कार्डियोलॉजिस्ट है, ठीक है, या ये ऑन्कोलॉजिस्ट है। यानी कि एक जो सर्जन है वो दिमाग का सर्जन है, ठीक है, वो न्यूरो सर्जन है, उसको किडनीज के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा जितना कि किडनी के डॉक्टर को होगा। इसी तरह एक ऑप्टोमोलॉजिस्ट है, आंखों का डॉक्टर है, वो दिमाग की सर्जरी नहीं कर सकेगा। बिल्कुल इसी तरह साइंस के अंदर हम कहते हैं कि किसी चीज़ को स्टडी करने के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक ही सब्जेक्ट को जो है वो दे के चलें। हमें मुख्तलिफ जो इसकी दूसरी साइंसेस हैं उनका सहारा लेना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी फील्ड में हम इनको जो है वो स्टडी करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास सब जीनेटिक। जीनेटिक स्टडीज हम कह लें इनको। तो हम कहते हैं कि जो जेनेटिक्स के ऊपर या जीनोम जो स्टडी थी ये जीनोम सीक्वेंसिंग थी बेसिकली, जो कि 1990 में स्टार्ट हुई थी और 2003 में ये जो है वो जेनेटिक सीक्वेंसिंग जो है वो कंप्लीट हुई थी। ये 1990 से स्टार्ट हुई थी और 2003 के अंदर कंप्लीट हुई थी। हम कहते हैं कि जीन्स का मतलब क्या होता है, हम डीएनए को स्टडी कर रहे हैं। डीएनए के किस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं, हम सीक्वेंस को स्टडी कर रहे हैं। डीएनए के सीक्वेंस को स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसका एक जो है वो जो भी जीनोम है कि एक सेल है उसके अंदर ये डीएनए है, उसके डीएनए का जीनोम है, उसका क्या सीक्वेंस क्या है हमारे पास, उसके अंदर जो अमाइनो एसिड्स हैं, जो बेसिस हैं, जो पॉलीमर्स, न्यूक्लियोटाइड्स या जो भी हमारे पास बेसिस 4 बेसिस होती हैं, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, उनकी क्या अरेंजमेंट क्या है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि मिल के इसको स्टडी किया और ह्यूमन जीनोम का पूरा एक सीक्वेंस दे दिया कि अगर हीमोग्लोबिन है उसके अंदर ये सीक्वेंस है, दूसरे जो सेल्स हैं उनके अंदर ये सीक्वेंस है, तो जीनोम बनाया। अब ये जस्ट एक ही कंट्री ने नहीं इस पर काम किया था, इसके अंदर यूके भी था, यूएसए भी था, जापान भी था और इसके अलावा जो है वो चाइना की भी कोलैबोरेशन थी इसके अंदर। मतलब ये कि जस्ट एक कंट्री मिलकर नहीं स्टडी करा था, मुख्तलिफ कंट्रीज मिलके। अब कौन कौन सी साइंसेस थी, अब हमने सबसे पहले डीएनए को स्टडी करना है, जीन्स को हम स्टडी कर रहे हैं, तो हमारे पास जो जेनेटिक्स को स्टडी करने वाले थे वो थे। उसके अलावा हम कहते हैं कि इसकी हमने सीक्वेंसिंग की, हमने जो है वो एक डाटा लिया, उसकी एनालिसिस की। तो हमारे पास जो स्टैटिक्स पढ़ने वाले थे उस डाटा को एनालाइज करने के लिए, अब इस डाटा को हमने हासिल कर लिया, हमने इसको स्टोर करना था। स्टोर हम ऐसे पेपर पे लिख के स्टोर नहीं कर सकते, हमने इसको जो है जदीद तरीके से कंप्यूटर्स के अंदर स्टोर करना था।
तो कंप्यूटर के अंदर स्टोर करने के लिए जो कंप्यूटर के थे, कंप्यूटर साइंसेस थी, उनकी भी कोलैबोरेशन इसके अंदर थी। मतलब ये कि जेनेटिक सीक्वेंसिंग या जीनोम सीक्वेंसिंग भी जो है ये जस्ट जेनेटिक्स वाले मिल के नहीं कर सकते थे, इसके लिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट भी चाहिए थे ताकि वो एक एक मॉलिक्यूल को स्टडी करें, उसकी बायोकेमिस्ट चाहिए थे ताकि उसकी केमिकल नेचर के बारे में हम स्टडी कर सकें। मतलब ये कि मुख्तलिफ साइंसेस ने मिल के इस एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया। इसके अलावा हमारे पास आता है क्लाइमेट चेंज। आज हमें जो है मेजर प्रॉब्लम का सामना क्या है, क्लाइमेट चेंज का। हमारा माहौल जो है ये दिन ब दिन पोल्यूटेड हो रहा है, हमारे रहने के काबिल नहीं है। तो इसके ऊपर साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसको होने से हम कैसे रोक सकते हैं, हम अपना रोल क्या प्ले कर सकते हैं। अब इस माहौल को, क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए, रोकने के लिए, बल्कि क्लाइमेट को फेवरेबल बनाने के लिए इसके अंदर जो है वो सोशियोलॉजिस्ट भी आते हैं, यानी कि वो सोसाइटी को स्टडी करते हैं कि सोसाइटी का क्या रोल है। इकोलॉजिस्ट, इकोसिस्टम को स्टडी करने वाले भी आते हैं, ठीक है। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजिस्ट का जो है बहुत ज़्यादा रोल है कि वो अपनी टेक्निक्स देख रहे हैं कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो माहौल के अंदर पोल्यूशन हो गया उसको कम किया जा सके। मतलब ये कि इसके अंदर मुख्तलिफ साइंसेज जो है मिलकर काम कर रही हैं। इसके अलावा आती है हमारे पास मेडिकल रिसर्च। अब कोई भी मेडिकल रिसर्च करनी है अगर, तो उसके लिए जो हमारे पास हैं मुख्तलिफ साइंटिस्ट्स हैं और वो मिल के क्या करते हैं कि वो रिसर्च करते हैं। यानी कि एक मिल के एक रिसर्च पे एक साइंसदान काम नहीं कर सकता, एक ही फील्ड का बंदा काम नहीं कर सकता, ठीक है। इसके लिए भी जो है मुख्तलिफ कोलैबोरेशन चाहिए होती है। जैसे कि हम स्टडी कर रहे हैं कैंसर को, अब कैंसर की स्टडी करने वाले को या कैंसर को ट्रीट करने वाले को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। लेकिन जस्ट एक ऑन्कोलॉजिस्ट इनफ नहीं है कि वो कैंसर जैसी लीथल डिजीज़ के बारे में कंप्लीट नॉलेज ले कि उसको ट्रीट कर ले। इसके लिए उसको जेनेटिक्स को स्टडी करने की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। वो जो डाटा आ रहा है उसको कंप्यूटर में स्टोर करने की भी ज़रूरत पड़ती है, जो डाटा पहले से मौजूद है उसको रीड करने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें जो मतलब मुख्तलिफ केमिकल्स हैं या मुख्तलिफ ड्रग्स दी जा रही हैं उसको भी, यानी कि फार्माकोलॉजिस्ट, जेनेटिक्स और उसके अलावा जो कंप्यूटर साइंसेस हैं वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं मेडिकल रिसर्च के अंदर। इसके बाद आती है हमारे पास रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रोबोटिक्स एंड एआई हम कह देते हैं। अब हम कहते हैं कि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा आजकल काम किया जा रहा है एआई पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। रोबोट्स बनाए जा रहे हैं जो कि बिल्कुल ह्यूमंस की तरह हैं, ह्यूमन की तरह बिहेव कर रहे हैं। और इवन दैट उनके पास एक नॉर्मल ह्यूमन से ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है, कि वो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, मुख्तलिफ डाटा उनके अंदर स्टोर होता है, मुख्तलिफ बुक्स का, मुख्तलिफ कल्चर्स का, मुख्तलिफ रिलीजन्स का। तो अब हम कहते हैं कि एआई जो बनाने हैं इसके लिए जो है वो कुछ मशीनरी चाहिए होती है जो कि इंजीनियर्स प्रोवाइड करते हैं, यानी कि एक तो रोल आ गया इंजीनियरिंग का। दूसरा ये कि ह्यूमन जो साइकोलॉजी है, ह्यूमंस के साथ उन्होंने रहना है, हमारे माहौल में आके रहना है। अब जैसे आप होटल्स में जाते हैं वहाँ पे एज अ वेटर ही काम कर रहे हैं, तो साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि इनको ट्रेनिंग देते हैं या इनके अंदर ऐसे सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं कि ताकि वो ह्यूमंस को कोई नुकसान ना पहुंचाए। अब क्योंकि ये जो है रोबोट्स, इनकी ना तो कोई फीलिंग है, ना ही इनके अंदर कोई इमोशंस है, ना ही इनको कुछ अच्छा लगता है, ना ही बुरा लगता है, ठीक है। ये इंसानों के इमोशंस हैं। तो ऐसे इमोशंस इनको जो है रटा दिए जाते हैं एक लिहाज से, इनके अंदर वो अपडेट कर दिए जाते हैं ताकि वो इंसानों को नुकसान ना पहुंचाए या इंसानों को इमोशनली कोई नुकसान ना पहुंचाए। इसके अलावा आती है स्पेस एक्सप्लोरेशन।
स्पेस एक्सप्लोरेशन, हम कहते हैं कि स्पेस के अंदर एक जो है वो बंदा चला गया, उसकी जो है बहुत धुआं मच गई कि फलां साइंटिस्ट था वो स्पेस में चला गया, उसने जाकर स्पेस में किया, लेकिन इसके पीछे एक बाकायदा पूरी टीम होती है, एक उसकी स्पेसशिप बनाने के लिए इंजीनियर्स चाहिए, ठीक है। वहाँ पे कोई भी अगर उसको जो भी मतलब उसके वहाँ पे मोशंस हैं, किस तरह उसमें मूव करना है, कितनी वेलोसिटी पे वो जाएगी, फिज़िक्स के फिनोमेना पे वो स्टडी करते हैं। वहाँ पे उस साइंटिस्ट को रहने के लिए कौन कौन सी ऑक्सीजन चाहिए, कितनी मिकदार में चाहिए, क्या क्या उसकी न्यूट्रिशन चाहिए, इसके लिए जब वो डाइटिशियंस होते हैं, तो ये सारे मुख्तलिफ साइंसेस मिल के एक काम को पॉसिबल बना रही हैं। ये थी कि कुछ साइंसेस की कोलैबोरेशन की वजह से होने वाले हमारे पास क्या क्या काम है कि हम जेनेटिक सीक्वेंसिंग अगर कर सकते हैं, ह्यूमंस ने की है, लेकिन मुख्तलिफ साइंसेस के कोलैबोरेशन से। जस्ट बायोलॉजी अगर पढ़ी जाए तो उस जस्ट बायोलॉजी के वजह से जेनेटिक सीक्वेंसिंग जो है वो बहुत मुश्किल थी। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज पे कंट्रोल किया जा रहा है, इसमें भी मुख्तलिफ साइंसेस का रोल है। मेडिकल रिसर्च की जा रही है, इसमें भी मुख्तलिफ साइंसेस इन्वॉल्व हैं, रोबोटिक्स में भी और स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी। ये हमारा जो है एक छोटा सा टॉपिक था, पिछले टॉपिक से रिलेट ही कर रहा है कि साइंस बायोलॉजी जो है वो मुख्तलिफ ब्रांचेस के साथ या मुख्तलिफ साइंसेस के साथ किस तरह मिलती जुलती है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।